Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान के विषय का एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जैसे हमारा टॉपिक है, आया चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें हमको जो पढ़ना है वो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार के बारे में, लवण को बाद में हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे उसे। अम्ल और क्षार को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा, मतलब जो प्राचीन काल में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो जो लोग थे उन्होंने कैसे पहचाना कि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार की प्राचीन अवधारणा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जानना आवश्यक है उसकी उत्पत्ति। तो जो अम्ल होता है, एक तरफ हम अम्ल लिखते हैं ब्रैकेट में, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ACID, और एक तरफ लिखते हैं क्षार, क्षार को बोलते हैं बेस, क्षार को बोलते हैं बेस। तो अम्ल और क्षार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए उत्पत्ति की हम बात करते हैं। अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा, एक भाषा होती है लैटिन, और उस लैटिन भाषा के शब्द जो अम्ल की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द एसर से हुई है। एसर, ACER, एसर हिंदी में भी से लिखा जा रहा है एसर। एसर का अर्थ होता है खट्टा, खट्टा। अर्थात प्राचीन काल में ये अंदाजा लगाया गया कि जो फल, जिन चीजों, जो चीजें खट्टी होती है उनमें क्या होता है, अम्ल होता है। उनमें ये अंदाजा लगाया गया कि जैसे कि जो खट्टी चीजें होती है वो सब अम्ल होती है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब होते हैं अम्ल। क्योंकि आप क्षार के विषय में पढ़ेंगे, क्षार की उत्पत्ति। तो क्षार की उत्पत्ति जो हुई है वो अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा, अरबी भाषा के शब्द अल्किली से हुई है, ALQILI, अल्किली। हिंदी में लिख रहे हैं अल्किली। अल्किली का अर्थ होता है समुद्र तटीय जो पौधे होते हैं या जो दलदली जगहों पर जो पौधे पाए जाते हैं उनकी राख को कहते हैं। तो अल्किली का मतलब होता है समुद्र तटीय पौधों की राख। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि जो लोग थे वो समुद्र तटीय पौधों की जो राख होती थी उससे जो है साबुन, उनकी जो राख होती, समुद्र तटीय जो पौधे होते थे या जो दलदली जगहों पर जो पाए जाने वाले जो पौधे होते थे उनकी राख से साबुन का निर्माण करते थे, जिसका इस्तेमाल वो दैनिक जीवन में करते थे। तो ये थी हमारी अम्ल और क्षार की उत्पत्ति। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जितने भी जो भी खट्टे चीजें होती है उन सभी में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। वो खट्टी इसीलिए होती है क्योंकि उनमें पाया जाता है अम्ल। और दूसरा हमारा आता है क्षार। तो क्षार की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द अल्किली से हुई है, जिसका अर्थ होता है समुद्र तटीय पौधों की राख। तो समुद्र तटीय जो पौधों की राख होती है या जो दलदल की जगह पे जो पौधे पाए जाते हैं उनको जला करके उनकी राख को, उनसे फिर साबुन का निर्माण किया जाता था, जिसका उपयोग हम दैनिक, जो प्राचीन काल के लोग थे वो दैनिक जीवन में करते थे। ये थी अम्ल और क्षार की उत्पत्ति। अब स्वाद। अब अगर हम स्वाद की बात करें, स्वाद, तो जो अम्ल का स्वाद होता है वो आप पढ़ चुके हैं, खट्टा होता है। और जो क्षार का स्वाद होता है वो होता है तीखा कड़वा। क्षार होता है तीखा और कड़वा।
तीखा और कड़वा होता है। और जो क्षार होते हैं वो साबुन जैसे चिकने, स्पर्श मतलब छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो पहले हम पढ़े उत्पत्ति या पढ़ रहे हैं स्वाद। तो जो अम्ल का स्वाद होता है वो होता है खट्टा, और जो क्षार का जो स्वाद होता है वो होता है तीखा और कड़वा। अब आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा कि जैसे आप किन खट्टे पदार्थों का आप उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, और उनमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनमें कौन कौन से हम उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप खट्टी दही का इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में। खट्टी दही, जो खट्टी दही होता है उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल इसका उपयोग करते ही रहते हैं। उसके बाद टमाटर, जो टमाटर होता है टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक को कुछ लोग ऑक्सैलिक भी पढ़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऑक्सैलिक अम्ल। इसी प्रकार इमली होती है, इमली का भी इस्तेमाल आप लोग करते हैं। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार आप नींबू संतरा का इस्तेमाल करते हैं। नींबू संतरा, इन दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। खट्टी दही का इस्तेमाल आप दैनिक जीवन में करते हैं। खट्टी दही में आप जान गए आज से कि आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार इमली में टार्टरिक अम्ल और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य जो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, ये जो प्रमुख आपको जो एक पदार्थ जो दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं इनमें लगभग यही हो जाते हैं। उसके बाद आप सिरका का इस्तेमाल करते हैं, वाइनर का सिरका। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ऐसे ही कई प्रकार के अम्ल आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो आप आज से आप जान गए होंगे, अगर आपको जानकारी नहीं थी, कि जो दही होती है खट्टी दही उसमें होता है लैक्टिक अम्ल। आपका जो टमाटर होता है उसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। नींबू संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो दूसरी अब इधर हम कुछ देख लेते हैं उदाहरण। ये तो आपके उदाहरण ही हो गए ना, खट्टी दही भी आपका अम्ल का उदाहरण है, टमाटर भी, इमली, ये सब किसके उदाहरण हो गए अम्ल के समझने के लिए। अब इसके उदाहरण में हम बात करते हैं साबुन। साबुन साबुन क्षार होता है और इसका स्वाद होता है तीखा और कड़वा होता है। इसी प्रकार आप बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा आप चेक कर सकते हैं खा के। उसके बाद आप हमको बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका जो स्वाद होता है वो तीखा और कड़वा होता है। और इसके बाद आपका होता है चूना। चूना चूना भी क्या होता है, इसको लाइम भी बोलते हैं। चूना भी जो है एक क्षार होता है, इसका भी स्वाद क्या होता है, कड़वा। और एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी प्रमुख रूप से क्षार है जिनका इस्तेमाल आप दैनिक जीवन में करते हैं। इनके अलावा भी कई अन्य क्षार हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कभी कभार क्या होता है, हमारी पेट में जब अमाशय जो होता है अव्यवस्थित हो जाता है, मतलब एसिडिटी की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये थी अम्ल और क्षार के स्वाद के विषय में चर्चा। इस जाहिर सी बात है आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के स्वाद कैसे होते हैं, क्षार का स्वाद कैसा होता है और क्षार कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे क्षार हैं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं। अब देखिए, अब एक पेपर होता है, आप जानते होंगे लिटमस पेपर। लिटमस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पेपर होता है बहुत दिनों से, मतलब कि आप जानते होंगे इस चीजों को, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। लिटमस लिटमस एक पेपर होता है। तो लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है। एक होता है नीला लिटमस होता है, एक होता है लाल लिटमस। एक होता है नीला लिटमस और दूसरा होता है लाल लिटमस। नीला लिटमस और लाल लिटमस। तो इससे हम लोग क्षार की पहचान ये भी होती है कि जैसे कि जो नीला लिटमस होता है वो जो अम्ल होता है, जब वो अम्ल से रिएक्ट करता है, या यूं कहे कि जब नीले लिटमस को अम्ल से मिलाते हैं तो वो बन जाता है लाल लिटमस। करेंगे क्या, जैसे हम अम्ल है और अम्ल में क्या मिला देंगे, नीला लिटमस। अम्ल अम्ल जब नीले लिटमस से मिल जाता है, या जब नीले लिटमस को अम्ल में डुबो देते हैं, अम्ल जो होता है नीला लिटमस होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल लिटमस में बदल देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में। इसी प्रकार आपका जो क्षार होता है, क्षार क्या कर देता है, लाल लिटमस जो होता है, लाल लिटमस को बदल देता है नीले लिटमस में। नीले लिटमस में। तो अब ये भी एक पहचान होती है हम लोग क्षार की, जो पहले पहचान करते थे कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को कर देता है लाल लिटमस, और जो क्षार होता है वो कर देता है लाल लिटमस को नीले लिटमस। तो हम लोग क्षार के बारे में इतना हम जाने, उनकी उत्पत्ति के विषय में हमने पढ़ा, उनके स्वाद के विषय में पढ़ा, कुछ प्रमुख अम्ल हमने पढ़े जिनका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, कुछ क्षार जिनको हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं उनका भी हमने अध्ययन किया, उनको भी देखा कि ये कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने इसको ऐसे पहचाना लिटमस पेपर द्वारा। तो जो अम्ल होता है लिटमस में, हमने ये जाना कि लिटमस दो प्रकार का होता है, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस कर देता है लाल लिटमस में, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को कर देता है नीले लिटमस में। ये तो थी हमारे लिटमस के बारे में चर्चा। तो हम प्राचीन तरीके में कुछ इस प्रकार से हम लोग क्षार की पहचान करते थे कि इनकी उत्पत्ति के विषय से, इनके स्वाद के विषय से और इनके इस्तेमाल के विषय से। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे वैज्ञानिक विधि द्वारा। ये तो थी स्वाद, उत्पत्ति और एक लिटमस द्वारा पहचान। अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की आर्हीनियस अवधारणा। आर्हीनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत। आर्हीनियस के अम्ल क्षारक सिद्धांत को आयनन सिद्धांत भी कहते हैं। आयनन सिद्धांत। आर्हीनियस का जो अम्ल क्षारक सिद्धांत होता है, तो आर्हीनियस के अम्ल क्षारक सिद्धांत को आयनन सिद्धांत भी कहते हैं। तो आयनन क्या होता है पहले से जान लीजिए। आयनन, तो आयनन क्या होता है कि जैसे ही हम किसी
विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आप जानते हैं कि जैसे जिसमें दो पोल होते हैं, तो जैसे ही हम किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में मिलाते हैं तो वह अपने अवयवों में क्या होता है, टूट जाता है। जब हम तो इस टूटने को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जब भी हम किसी विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में या जल में, जल भी एक विलायक है, जल एक ध्रुवीय विलायक है, जल या किसी अन्य विलायक में मिलाते हैं तो वह अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। आयनों में इस प्रकार टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आयनन। तो आयनन क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आप दैनिक जीवन में नमक का इस्तेमाल करते हैं NaCl का, और जैसे ही आप NaCl को जो सॉलिड होता है, NaCl को जैसे ही आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं, एक्यू का मतलब होता है जलीय विलयन, तो जैसे ही हम एक्यू जलीय विलयन इसको मिलाते हैं तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। किसमें, Na प्लस एक्यू प्लस Cl माइनस एक्यू। यहाँ पे एक्यू का मतलब है जलीय विलयन। जैसे ही हम NaCl को जल में मिलाते हैं वो अपने आयनों Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य है। ठीक, तो ये क्या होता है, जब विद्युत अपघट्य को इसको आयनों में हम जैसे ही इसे जल में मिलाते हैं तो यह अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में मिलाते हैं तो वह अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। तो इसमें जो धनावेशित जो कण होता है, जिसमें ये जो कण होता है इसे बोलते हैं हम धनायन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ऋणायन। ये विद्युत अपघट्य है, जैसे इसे जल में हमने घोला ये अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया। तो ये जो प्रक्रिया, जो ये एक विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में टूट रहा है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम आयनन कहते हैं। दूसरी बात, हम एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं HCl। HCl को आप जैसे ही जल में डालते हैं, जैसे ही HCl को जल में मिलाते हैं, ये भी अपने आयनों H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। तो कहने का मतलब आपको आयनन समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम किसी विद्युत अपघट्य को किसी जल या किसी अन्य विलायक में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो अपने आयनों में टूट जाता है। अपने आयनों में टूटने को ही कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, आयनन या वियोजन। आयनन को वियोजन भी कहते हैं। तो ये था हमारा आयनन और वियोजन। अब हम अगले टॉपिक में, मतलब अगले दिन जो हम पढ़ेंगे, तो आपने आयनन समझ लिया, जितना आज पढ़ाया गया है उसको आपको पूरा समझना है। आयनन को आपको पढ़ना कि आयनन है क्या, आयनन का मतलब क्या है, आयरन का मतलब आपको बता दिया गया है, आयरन पढ़ के आएंगे। हम अगले टॉपिक में आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और अम्ल क्षारक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आयरन को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आयरन आप समझ गए हैं, एक बार और ध्यान दे लीजिए अच्छी तरीके से कि जब भी हम किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में मिलाते हैं तो अपने आयनों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, अलग हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। अलग होना, वियोजित होना, टूटना एक ही बात होती है। जैसे हम NaCl है, NaCl को हम जल, Aq का मतलब होता है जलीय विलयन। NaCl को हम जैसे ही जल में डुबोते हैं तो वह अपने आयन Na+ और Cl- में टूट जाता है। इस प्रकार इसे Na+ और Cl- में टूटने की प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। जैसे ये Cl होता है, ये Cl को जैसे ही जलीय विलयन में मिलाते हैं या अपने आयन H+ और Cl- में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। थैंक यू।